नमस्ते, मैं संजुता कृष्ण, प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। हम पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए सेक्शन 10 में कहा गया है कि वे सभी ठहराव या प्रत्येक ऐसे अनुबंध जो अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं प्रवर्तित करवाए जा सकते हैं। अनुबंध करने की क्षमता का क्या तात्पर्य होता है? अनुबंध करने की क्षमता का तात्पर्य होता है पक्षकारों के द्वारा वैधानिक रूप से बंधनकारी अनुबंध करने की क्षमता से होता है। अब कौन कौन से व्यक्ति है जो अनुबंध करने के लिए सक्षम है, इसके बारे में सेक्शन 11 में कहा गया है। सेक्शन 11 की क्या लैंग्वेज है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राज नियम या संबंधित राज मतलब जो राज नियम उस पर लागू हो रहा, कानून जो उस पर लागू हो रहा व्यक्ति पर, तो जो संबंधित राज नियम के अनुसार वयस्क हो चुका है और जो स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा वह किसी राज नियम जो उससे संबंधित है के द्वारा अनुबंध करने से अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया है, तो ये सारे व्यक्ति अनुबंध कर सकते हैं। तो पूछा जाता है कि कौन कौन से व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकते हैं, तो अवयस्क व्यक्ति नहीं कर सकता, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं कर सकता, वे व्यक्ति जो राज नियम के द्वारा अनुबंध करने से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं वे व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकते हैं। तो इन सब के साथ के जो अनुबंध होते हैं वो क्या होते हैं? वो व्यर्थ होते हैं। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं अवयस्क व्यक्तियों के द्वारा किए गए अनुबंधों की प्रकृति। यानी जब कोई एक अवयस्क व्यक्ति है, जब कोई अनुबंध करता है तो उसका नेचर क्या होता है अनुबंध का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अवयस्क व्यक्ति होता क्या, उसकी एज क्या होनी चाहिए। सामान्यतः अवयस्क व्यक्ति कौन होता है? जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, परंतु जिनके संरक्षक नियुक्त किए गए हैं तो वहाँ पर जो वयस्कता की आयु है वो 21 वर्ष के बाद शुरू होती है। तो जो 18 वर्ष से कम है वो अवयस्क होगा, और जो जिनके संरक्षक नियुक्त है वो अगर 21 वर्ष से कम है तो वह अवयस्क की कैटेगरी में आता है। अब इसका नेचर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अवयस्क व्यक्ति द्वारा जो भी ठहराव किए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो व्यर्थ ठहराव होते हैं। वो ठहराव पूर्णतः ही व्यर्थ होते हैं। अनुबंध अधिनियम है, जो संविदा अधिनियम है, उसमें कहीं भी नहीं कहा गया कि जो अवयस्क व्यक्ति है उसके द्वारा जो किए गए अनुबंध है वो व्यर्थ होते हैं। उसमें केवल यही कहा गया है कि अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। तो ये जो व्यर्थ शब्द ये कहाँ से आया था? इसके एक फेमस केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है, 1903 का केस है। ये बहुत फेमस केस है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसके फैक्ट क्या है शॉर्ट में देखते हैं। इसमें जो धर्मोदास घोष है ये क्या एक अवयस्क व्यक्ति है। ये ब्रह्मोदत्त प्रतिवादी है। यहाँ पे उससे 20,000 रुपये का ऋण लेने का ठहराव करता है। अपनी कोई संपत्ति बंधक रख के 20,000 रुपये का लोन लेने का ठहराव करता है। इनमें से लगभग 8,000 रुपये तो नगद ये धर्मोदास घोष प्राप्त कर लेता है। फिर प्रतिवादी ने बंधक की कार्यवाही करने के लिए, क्योंकि बंधक रखा था तो बंधक की कार्यवाही करने के लिए एक वकील को सौंप दिया केस को। फिर इस बंधक की कार्यवाही के दौरान वकील को पता चला कि जो धर्मोदास है वो अवयस्क व्यक्ति है। अतः वकील ने वादी से एक लेख पत्र पर यह लिखवाया कि वादी वयस्क हो चुका है। इस घोषणा के बाद में बाकी की सारी रकम भी उसको दे दी गई। फिर कुछ दिनों बाद में जो वादी है धर्मोदास है, जो अवयस्क व्यक्ति है, वह स्वयं ही प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करता है तथा न्यायालय से प्रार्थना करता है कि यह अनुबंध व्यर्थ घोषित कर दिया जाए और उसकी संपत्ति पर से बंधक रद्द कर दिया जाए। प्रतिवादी ने अपने बचाव में यह कहा कि वादी की प्रार्थना को तब तक स्वीकार नहीं किया जाए जब तक कि वह उसके द्वारा लिया गया जो धन है 20,000 रुपये उसको लौटा न दे। परंतु कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यहाँ पर वादी के पक्ष में निर्णय दिया तथा उससे सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया। तो इसके विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की गई। तो जब अपील चल रही थी तभी ब्रह्मोदत्त की मृत्यु हो गई। उस पर आगे ब्रह्मोदत्त की पत्नी मोहरी बीबी ने अपील को लड़ा। उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। यहाँ पर भी प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ किया गया जो ठहराव है वो प्रारंभ से ही शून्य होता है, वह पूर्णतः ही व्यर्थ होता है। यह व्यर्थनीय नहीं होता है, यह व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर जो मोहरी बीबी है यहाँ पर कोई भी धनराशि प्राप्त करने की हकदार नहीं है।
तो ये एक फेमस केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का 1903 का केस है। इसी केस में कहा गया कि जो अव्यस्क के साथ जो ठहराव किए जाते हैं वो पूर्णतः ही व्यर्थ होते हैं। अब आता है जब वचन ग्रहीता अथवा लाभ की स्थिति में अव्यस्क द्वारा अनुबंध का प्रवर्तन। जब उन्होंने कोई अनुबंध किया है और अव्यस्क क्या है, वचन ग्रहीता या फिर लाभ की स्थिति में है, तब क्या होगा? यदि अनुबंध में अव्यस्क लाभ की स्थिति में हो तो वह चाहे तो न्यायालय से प्रार्थना करके दूसरे पक्षकार के विरुद्ध अनुबंध को प्रवर्तित करवा सकता है, परंतु इसके लिए भी कंडीशन है कि जो अव्यस्क व्यक्ति है, अव्यस्क व्यक्ति ने अपने सारे दायित्व पूर्ण कर दिए, मतलब उसकी ओर से जो प्रतिफल दिया जाना था दूसरे पक्षकार को वो अपना प्रतिफल दे चुका है। तो ऐसे कंडीशन में न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय दे सकती है, अव्यस्क के पक्ष में निर्णय दे सकती है। इसके संबंध में दो केस है, अब्दुल गफ्फार वर्सेस प्यारेलाल 1975 का केस है, दूसरा राघवाचार्य वर्सेस श्रीनिवास राघवाचार्य का केस है। इन दोनों केसों में यही कहा गया है कि यदि जो अव्यस्क है वह वचन ग्रहीता है, लाभ की स्थिति में है तथा उसने अपने सारे दायित्व पूर्ण कर दिए हैं, तो यहाँ पे न्यायालय दूसरे पक्षकार को बाध्य कर सकती है कि वह अनुबंध का पालन करे। फिर है प्रत्यास्थापना। प्रत्यास्थापना यानी कि रीइंस्टीट्यूशन, यानी कि यदि पक्षकारों ने ठहराव के अंतर्गत कोई वस्तु ली है या दी है, यानी वस्तु का आदान प्रदान किया है, वस्तु हो सकती है, कोई धनराशि हो सकती है, उनका आदान प्रदान किया या लिया या दिया है, तो और यदि वो ठहराव है वो व्यर्थ हो गया है, तो व्यर्थ होने पर जो प्राप्त की गई जो राशि है दोनों पक्षकारों में से जिस पक्षकार ने वो राशि प्राप्त की है वापस दूसरे पक्षकार को लौटा देना ही प्रत्यास्थापना है। प्रत्यास्थापना का अर्थ होता है कि जो पक्षकार उनको पहले वाली स्थिति में ला देना। तो यहाँ पर प्रत्यास्थापना का अधिकार बनता है व्यर्थ होने पर, तो ठहरावों के व्यर्थ होने पर प्रत्यास्थापना का अधिकार बनता है। परंतु भारत में जो अव्यस्क के द्वारा प्रत्यास्थापना के नियम के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में मतभेद था। ये मतभेद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 पास होने के बाद में समाप्त हो चुका है। इसके अंतर्गत सेक्शन 33 में दो बातें कही गई है कि यदि कोई अव्यस्क है वह स्वयं अनुबंध को व्यर्थ घोषित करवाना चाहता है तो न्यायालय उसे अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त सभी लाभों को लौटाने तथा दूसरे पक्षकार की न्यायोचित क्षतिपूर्ति करने के लिए कह सकता है जब वह अनुबंध को व्यर्थ घोषित करवाना चाहता है। दूसरी कंडीशन है यदि अव्यस्क है वो वाद का अव्यस्क होने के नाते विरोध करता है तो न्यायालय उसे केवल उस प्राप्त लाभों को लौटाने के लिए कह सकता है जिनसे उनकी संपत्ति को लाभ पहुंचा है। ये हो गया प्रत्यास्थापना। इसके बाद में पुष्टिकरण अथवा अनुसमर्थन संभव नहीं होता है कि अव्यस्क के द्वारा जो ठहराव किया जाता है वो प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है कि व्यर्थ ठहराव का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है। तो इसके संबंध में इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक अंता है। अंता एक अव्यस्क है, वह बंता से 10,000 रुपये उधार लेता है और प्रतिज्ञा पत्र लिख देता है। अंता व्यस्क होते ही पुराने प्रतिज्ञा पत्र के बदले एक नया प्रतिज्ञा पत्र लिख देता है। यहाँ पर बंता अंता को धन राशि देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो नया प्रतिज्ञा पत्र वो क्या है, कोई अलग से इसके लिए कोई अलग से प्रतिफल नहीं दिया गया है। ये केवल जो पुराना ऋण पत्र था उसका केवल पुष्टिकरण मात्र है। जो पुराना ऋण पत्र था वो अव्यस्क के द्वारा किया गया था, तो अव्यस्क के द्वारा जो भी अनुबंध किए जाते वो प्रारंभ से ही शून्य होते, तो उसका अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है। परंतु ये जो पुष्टिकरण अनुसमर्थन इसके संबंध में एक और चीज़ है कि यदि एक अव्यस्क है अपनी अव्यस्तता काल में कोई व्यवसाय प्रारंभ करता है और उस व्यवसाय को व्यस्क होने के बाद भी चालू रखता है तो वह उस व्यवसाय के समस्त व्यवहार यानी जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वो ट्रांजैक्शन उसने अपने अव्यस्तता काल में ही क्यों ना किए हो। इसलिए यदि अव्यस्क साझेदारी फर्म में लाभों में साझेदार है और व्यस्क होने के बाद में उस फर्म में साझेदार बन जाता है, उसकी साझेदारी स्वीकार कर लेता है, तो वह अपने अव्यस्तता के समय के फर्म के दायित्वों के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो ये हो गया जो अव्यस्क के द्वारा जो किए जाते हैं ठहराव वो उनका अनुसमर्थन नहीं होता, पुष्टिकरण नहीं होता है। परंतु जो व्यवसाय के लिए जो
अव्यस्तता काल में कोई व्यवसाय शुरू किया जाता है, उसको व्यस्त होने के बाद भी चालू रखता है, तो वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सभी के लिए वो उत्तरदायी होगा। फिर है विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं होता है। यदि किसी अनुबंध यहाँ पे यदि कोई अव्यस्त व्यक्ति है, उसने कोई अनुबंध किया है, तो उसका विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता है। विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए उसका अनुबंध होना आवश्यक होता है, परंतु जो अव्यस्त के द्वारा जो अनुबंध किए जाते हैं वो तो प्रारंभ से व्यर्थ होते हैं, तो वहाँ पर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती है। फिर है अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अव्यस्त के विरुद्ध अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यदि कोई अव्यस्त मिथ्या वर्णन या कपट के द्वारा कपट करके अपने आप को व्यस्त बताता है, फिर किसी अन्य पक्षकार को अपने साथ अनुबंध करने के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसी दशा में भी उसे अनुबंध के निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जो अव्यस्त होता है अपनी आयु का जो अपनी अव्यस्तता है उसकी दलील हमेशा दे सकता है, उसका फ़ायदा उसको हमेशा मिलेगा। अब है अव्यस्त के संरक्षक द्वारा अनुबंध। जब अव्यस्त के संरक्षक के द्वारा कोई अनुबंध किया जाता है, तो यहाँ पर अव्यस्त के उससे तो जो अनुबंध किया जाता है वह अव्यस्त के द्वारा या उसके विरुद्ध लागू करवाया जा सकता है, उसको प्रवर्तित करवाया जा सकता है, परंतु इसके लिए भी क्या शर्तें हैं कि जो संरक्षक है जिसने अनुबंध किया है वह संरक्षक अनुबंध करने की क्षमता रखता है, यदि वह अपनी शक्तियों के अंतर्गत कार्य करता है, तथा संरक्षक द्वारा जो किया गया कार्य जो किया गया अनुबंध है वह अव्यस्त के हित में है। परंतु वो क्या नहीं कर सकता, संरक्षक कोई भी अव्यस्त का जो संरक्षक है अव्यस्त के लिए अचल संपत्ति खरीद नहीं सकता, उसके लिए अचल संपत्ति खरीदने का अनुबंध नहीं कर सकता है, परंतु वह अव्यस्त के हित के लिए अव्यस्त की संपत्ति का विक्रय कर सकता है। कब होगा, उसका हित होना चाहिए अव्यस्त का, और न्यायालय की अनुमति से ही वो बेच सकता है, विक्रय कर सकता है, अन्यथा नहीं बेच सकता है। फिर है माता पिता का दायित्व नहीं होता। अव्यस्त द्वारा किए गए ठहराव के लिए उसके माता पिता का कोई भी दायित्व नहीं होता है, परंतु यदि अव्यस्त ने अपने माता पिता के एजेंट के रूप में कोई अनुबंध किया है तो उस अनुबंध के लिए माता पिता का दायित्व माना जाएगा। फिर है बंधक अनुबंध। क्या अव्यस्त अपनी संपत्ति को बंधक रख सकता है या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को अपने पास बंधक रख सकता है? तो इसके संबंध में है कि अव्यस्त द्वारा अपनी संपत्ति बंधक रखने का जो ठहराव है वो व्यर्थ होता है, किंतु वह अपने पास किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को प्रतिफल के बदले में रख सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो लाभ की स्थिति में हो जाता है। परंतु जब वो अपनी संपत्ति किसी पास बंधक रख रहा है तो वो लाभ की स्थिति में नहीं होता है, तो यहाँ पर अपनी संपत्ति बंधक नहीं रख सकता, परंतु किसी अन्य की व्यक्ति की संपत्ति को अपने पास में बंधक रख सकता है। फिर है अव्यस्त साझेदार। अव्यस्त एक पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि साझेदारी के लिए क्या चाहिए, एक अनुबंध चाहिए। अव्यस्त साझेदार अनुबंध नहीं कर सकता तो वह साझेदार नहीं बन सकता है, परंतु जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, वहाँ उसके जो सभी साझेदार है चाहे तो मिलकर उस अव्यस्त को फर्म के जो लाभ प्राप्त हो रहे लाभों में साझेदार बना सकता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की धारा 30 के अनुसार। फिर है अव्यस्त के लिए प्रतिभूति। एक अव्यस्त के लिए कोई भी व्यक्ति प्रतिभूति दे सकता है, किंतु जो प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति है ऋणदाता के वचन को पूरा कर देता है। मतलब यहाँ पे जैसे दो व्यक्ति है ए बी, यहाँ पे व्यक्ति ए बी और सी, ए है ऋणदाता, बी है अव्यस्त, ये क्या है यहाँ पे ऋणी है, और यहाँ पे सी क्या प्रतिभू है जो सिक्योरिटी दे रहा है। तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति प्रतिभूति दे सकता है। अब यहाँ पे यहाँ इससे ऋण लिया, ऋणदाता यहाँ पे इसने इससे 5,000 रुपये इसने बी को दिए। अब यहाँ पे इसने सिक्योरिटी दे दी, फिर इसने देने से मना कर दिया, तो इस जो सी है ए के 5,000 रुपये चुकाएगा। चुकाने के बाद भी सी बी को बाध्य नहीं कर सकता है कि वो उसकी रकम जो 5,000 रुपये है वो उसको चुकाए। तो यहाँ पर यही है कि अव्यस्त के लिए प्रतिभूति तो कोई भी दे सकता है, परंतु जो अव्यस्त है अगर अपना दायित्व पूरा नहीं करता तो उसे पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अव्यस्त
अवयस्क अंशधारी यानी कि जो अवयस्क है, माइनर है, वो शेयर होल्डर नहीं बन सकता। शेयर होल्डर बनने के लिए उसमें अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक है। फिर है अवयस्क और दिवालिया अधिनियम। अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। अवयस्क और एनआई एक्ट यानी विनिमय साध्य विलेख अधिनियम। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन एक अवयस्क बिल, चेक, प्रतिज्ञा पत्र लिख सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, उसको नेगोशिएशन कर सकता है, किंतु ऐसे विलेख जब अप्रतिष्ठित हो जाते हैं तो उसका कोई भी व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। फिर है अपराध के लिए दायित्व। अब है अवयस्क द्वारा जब कोई अपराध किया जाता है तब भी क्या उसको अवयस्कता का लाभ मिलेगा? नहीं। यदि किसी अवयस्क ने ऐसा अपराध किया है जिससे किसी व्यक्ति के शरीर को या उसकी संपत्ति को कोई क्षति पहुंचती, उसको हानि पहुंचती है, तो अवयस्क को उसके कार्यों के लिए वैसे ही दायित्वाधीन ठहराया जाएगा जैसे कि वयस्क व्यक्ति को ठहराया जाता है। जैसे कि अवयस्क ने कोई आक्रमण किया, मानहानि की, किसी का शील भंग किया, अत्याचार किया, कपट किया, गबन किया, तो इन सभी के लिए वो वयस्क की भांति ही दायित्वाधीन होता है। फिर है विवाह का अनुबंध। एक अवयस्क व्यक्ति द्वारा जब विवाह का अनुबंध किया जाता है तो वो भी व्यर्थ ही होता है, उसको पूरा नहीं करवाया जा सकता है। फिर है नौकरी का अनुबंध। किसी अवयस्क व्यक्ति को के साथ कोई नौकरी का अनुबंध किया गया है तो वो भी क्या होता है? व्यर्थ होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब जो अवयस्क व्यक्ति है, जो वचन ग्रहीता हो, लाभ की स्थिति में हो और उसने अपने पक्ष का दायित्व पूरा कर दिया, तब उस अनुबंध को प्रवर्तित न्यायालय के द्वारा करवाया जा सकता है। परंतु जो नौकरी के अनुबंध है वहाँ पे क्या है? वहाँ पर उसकी तरफ से कोई भी प्रतिफल नहीं दिया गया, उसको केवल नौकरी देने का अनुबंध था, तो यहाँ पे उसकी तरफ से कोई प्रतिफल दिया ही नहीं गया है। केवल सेवा का अनुबंध यानी नौकरी देने का अनुबंध करने मात्र से लाभदायी स्थिति में नहीं आता है। अब है प्रशिक्षुता अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। यदि अवयस्क अपने संरक्षक के माध्यम से, यहाँ पे संरक्षक होना जरूरी, तो संरक्षक के माध्यम से प्रशिक्षुता अधिनियम यानी इंडियन अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अधीन प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हेतु किसी भी कारखाने के मालिक से कोई अनुबंध करता है तो वह अनुबंध वैध होता है। फिर है आवश्यक आवश्यकताओं के संबंध में दायित्व। यदि कोई व्यक्ति है वह अवयस्क व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसके जो पूर्ति करने में उसका जो खर्चा आया है उसको वसूली कैसे होगी? तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? उसकी जो अवयस्क की जो संपत्ति है उसकी संपत्ति दायित्वाधीन होगी। तो यहाँ पर आवश्यकताओं की पूर्ति जो करने वाला व्यक्ति है अवयस्क की संपत्ति में से अपनी उसने जो वस्तु की आपूर्ति की है उसका मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ये सेक्शन 68 में कहा गया है। ये एक प्रकार का अर्ध अनुबंध है जो कि पक्षकारों के अनुबंध के द्वारा, पक्षकारों की मर्जी से नहीं बनता है, कानून के द्वारा पर थोपा जाता है पक्षकारों पर। तो इसके संबंध में यहाँ पर किस प्रकार की जो आवश्यकता की पूर्ति होगी तभी वो संपत्ति में से वसूल कर सकता अपने खर्चे। यहाँ पर आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है। तो अवयस्क की संपत्ति में से आवश्यकताओं की वस्तुओं का जो मूल्य है तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इसके लिए दो शर्तें दी गई वो पूरी हो जाए। ऐसी वस्तुओं की पहली शर्त है ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति की गई हो जो उस अवयस्क के जीवन स्तर के अनुसार आवश्यकता की श्रेणी में आती है, तथा आवश्यक आवश्यकता की वस्तुओं की अवयस्क के पास कमी हो अर्थात उसे उसकी आवश्यकता हो, जैसे कि जीवन निर्वाह के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं, अवयस्क की जो संपत्ति है उसकी रक्षा के लिए किए गए खर्च, उसकी बीमारी के लिए कोई किया गया खर्च है, परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए खर्च है, अवयस्क की पढ़ाई है, लिखाई है, कोई ट्रेनिंग उसको देनी है तो वो सारे खर्चे। तो ये सारे क्या है? आवश्यक आवश्यकता है जिसकी पूर्ति की जाएगी तभी उसकी संपत्ति दायित्वाधीन होती है। ये तो हो गए अवयस्क के साथ किए गए ठहराव की प्रकृति, यानी कि ऐसे ठहराव पूर्णतः ही व्यर्थ होते हैं, अवयस्क पर किसी प्रकार का कोई भी दायित्व नहीं होता है। अब आता है सेकंड नंबर, जो असक्षम व्यक्ति कौन होता है जो संविदा नहीं कर सकता? वह है अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। जिसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है वह अस्वस्थ मस्तिष्क
का व्यक्ति कहलाता है। इसके बारे में सेक्शन 12 में कहा गया है। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है कि अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा उस अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क का कौन होगा? जो अनुबंध करने की क्षमता रखता है, अनुबंध को समझने की क्षमता रखता है तथा उस अनुबंध से उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा उसके संबंध में वो विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है, वो स्वस्थ मस्तिष्क का कहलाएगा। अब किस समय स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी है? जब अनुबंध किया जा रहा उस समय स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी है। यदि अनुबंध करने के समय तो स्वस्थ था परंतु उसके पहले स्वस्थ नहीं था, उसके बाद में वो स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं था, तो भी जो अनुबंध किया गया वो व्यर्थ नहीं होता है, वो वैलिड होता है, वो मान्य होता है। पर केवल उसी समय जब अनुबंध किया गया उस समय उसे अस्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक होता है। और यहाँ पर अस्वस्थ मस्तिष्क का जो व्यक्ति है उसे ही सिद्ध करना पड़ेगा कि वह जब संविदा की गई थी, जब अनुबंध किया गया था, उसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं था। तो यहाँ पर सिद्ध करने का भार भी उसी व्यक्ति पर होता है जो कि अस्वस्थ मस्तिष्क जो संविदा को व्यर्थ घोषित करवाना चाहता है, किस आधार पर कि जब संविदा की गई थी तो उस संविदा को समझने में असक्षम था। अब है जो अस्वस्थ व्यक्ति है, अस्वस्थ मस्तिष्क का जो व्यक्ति उसके साथ संविदा की जाती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के साथ जो भी संविदा की जाती है वो व्यर्थ होती है। यदि किसी व्यर्थ हो जाएगी, पहला तो ये हो गया। अब सेकंड नंबर क्या है? यदि अव्यस्त व्यक्ति है, उसके जीवन की आवश्यकता की पूर्ति की है किसी व्यक्ति ने, तो उसकी जो संपत्ति अव्यस्त की संपत्ति वो दायित्वाधीन होती है, जैसे कि अव्यस्त के मामले में होता है। अव्यस्त के मामले में जैसे जो प्रभाव होता है वो यहाँ पर भी प्रभाव होता है। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के द्वारा किए गए ठहराव का बाद में मस्तिष्क स्वस्थ हो जाने के बाद में उसका पुष्टिकरण संभव नहीं होता है, तो इसके प्रभाव हो गए। फिर है थर्ड नंबर के कौन से व्यक्ति असक्षम व्यक्ति होते हैं जो संविदा नहीं कर सकते हैं? वे है राज नियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। राज नियम के द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति कौन कौन से अयोग्य घोषित व्यक्ति है? सबसे पहले है विदेशी शत्रु। एक विदेशी शत्रु युद्ध काल में भारतीय जनता के साथ में अनुबंध नहीं कर सकता है। वह किसी भी भारतीय न्यायालय में किसी भी भारतीय पर वाद तब तक प्रस्तुत नहीं कर सकता जब तक कि सरकार ने अनुमति प्रदान नहीं की है। फिर है विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति। विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति कौन होते हैं? कुछ व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, राजदूत है। इनके विरुद्ध सरकार की अनुमति के बिना वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इसके संबंध में एक केस है मिघेल वर्सेस सुल्तान जोहरे। इसके क्या फैक्ट थे? इस केस में इंग्लैंड में किरोट नामक स्थान पर, इंग्लैंड था वहाँ पे किरोट नामक स्थान है, वहाँ पर जोहरे का सुल्तान यानी वहाँ का शासक अल्बर्ट बेकर नाम से रहता था। उसने वहाँ पर एक अंग्रेज लड़की से विवाह करने का अनुबंध किया। बाद में उसने विवाह करने से मना कर दिया, तो लड़की ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर जो सुल्तान था, जोहरे का सुल्तान था, उसने अपनी वास्तविक स्थिति बताई कि वह कौन है, वह जोहरे का सुल्तान था। तो यहाँ पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह विदेशी शासक है और उस पर इंग्लैंड के न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और ये स्थिति भारत में भी लागू होती है। फिर है कृत्रिम व्यक्तित्व के कारण अयोग्य घोषित व्यक्ति। कुछ व्यक्ति जो प्रकृति प्रदत्त नहीं होते, इनके ये कृत्रिम व्यक्ति होते हैं, जैसे कि लोकल बॉडीज है, कंपनीज है, कॉरपोरेशंस है, ये लीगल विधिक व्यक्ति होते हैं। ये अपने आप कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। इनकी ओर से अनुबंध करने वाला इनका अध्यक्ष होगा, प्रबंध संचालक होगा अथवा प्रबंधक होगा या सचिव होगा या कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति होता है। यदि संबंधित ये जो अधिकृत व्यक्ति है ये कोई हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो कोई भी अनुबंध नहीं कर सकता है। फिर है विवाहित स्त्रियां। क्या विवाहित स्त्रियां पुरुषों के समान अनुबंध करने में सक्षम नहीं है? भारत में अनुबंध करने के संबंध में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक विवाहित स्त्री, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी ही क्यों न हो,
सभी को अपनी अलग संपत्ति रखने का अधिकार है, तो वह अपनी संपत्ति के संबंध में अनुबंध कर सकती है। किंतु जो अनुबंध करती है उसके लिए केवल उसी की संपत्ति दायित्वाधीन होती है, उसके पति की संपत्ति दायित्वाधीन नहीं होती है। यहाँ पर भी है कि किंतु यदि पति अपने पत्नी का भरण पोषण देने से इनकार कर देता है, तो विवाहित स्त्रियां अपने पति के दायित्व पर, उसका दायित्व होता है भरण पोषण का दायित्व है, तो उसके दायित्व पर अनुबंध करके केवल अपने जीवन की आवश्यक आवश्यकताएं प्राप्त कर सकती है। इसके लिए पति का दायित्व व्यक्तिगत दायित्व होगा। फिर आता है, क्या अपराधी अनुबंध करने में सक्षम है? अपराधी कौन होता है? अपराधी वो होता है जिसको सजा मिल चुकी होती है, वो कारावास अथवा मृत्यु से जिसके कारावास अथवा मृत्यु की सजा सुनाई गई है। तो कारावासी व्यक्ति अपने कारावास के काल में कोई भी अनुबंध नहीं कर सकता है। जब उसकी सजा समाप्त होगी उसके बाद में अनुबंध करने में सक्षम हो जाएगा। फिर है दिवालिया। एक दिवालिया व्यक्ति अनुबंध करने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि उसकी संपत्ति उसकी नहीं रहती है। उसकी संपत्ति जो ऑफिशियल रिसीवर उसके कब्जे में चली जाती है, सरकार के पास उसकी संपत्ति के अधिकार चले जाते हैं। तो दिवालिया भी संविदा करने में असक्षम होता है। उसके द्वारा जो भी अनुबंध किए जाएंगे वो व्यर्थ होते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से व्यक्ति है जो अनुबंध कर सकते हैं, और कौन कौन से व्यक्ति अनुबंध कर सकते हैं। व्यस्क कर सकता है, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होना चाहिए, और राजनियम द्वारा उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। थैंक यू।